हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइड्रोकार्बन से एल्केन। तो आज हम लोग पूरा वन शॉट करेंगे और वन शॉट में पूरा का पूरा एल्केन खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर रहने वाला है और हाइड्रोकार्बन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कीन। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एल्कीन को। तो एल्कीन क्या होता है, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला क्या रहने वाला है, देखो। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हम यहां से n की वैल्यू 1 रखें तो NC1H2 × 1 + 2। तो यहां से जो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन निकल के आता है बच्चों, वो निकल के आता है CH4। और CH4 मीथेन है और मीथेन एक गैस होती है। मीथेन क्या होती है? एक गैस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारी गैस ही होती है। अगर n की वैल्यू 2 रखें तो n की वैल्यू 2 रखने पर क्या फॉर्मूला बनेगा? C2H2 × 2 + 2। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया? यहां से फॉर्मूला बनेगा C2H6 और इसे हम बोलते हैं इथेन। और इथेन भी होता है एक गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे एल्केन को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात की। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन, एल्कीन्स और एल्काइंस, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से ये दो प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एसिडिक नेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक नेचर ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करता है? चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर देते हैं इधर। तो ये दो टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक नेचर। ये किस पे डिपेंड करते हैं? अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक नेचर की बात करूं तो ये एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं एल्केन की बात कर रहा हूं तो एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इस सिंगल बॉन्ड में अगर हम बात करें, देखो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर जो कार्बन एटम होती हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। यानी यहां पर कार्बन और कार्बन जो होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा sp3 में क्या होगा? sp3 में क्या होगा? अगर मैं यहां पर s कैरेक्टर की बात करूं तो s का परसेंटेज कितना होगा इसमें? s का परसेंटेज होगा, s का परसेंटेज यहां से होगा 25%। तो sp3 में s का परसेंटेज कितना है? 25% है। ऐसे ही अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसमें पहला बॉन्ड पाई होता है, दूसरा बॉन्ड सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन और कार्बन, ये दोनों कार्बन कैसी होंगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी। ठीक है, और यहां पर s का कैरेक्टर कितना होगा? अगर मैं s कैरेक्टर की बात करूं तो यहां पर s कैरेक्टर कितना होगा, जरा गौर से देखिएगा। s कैरेक्टर कितना होगा बच्चों? यहां पे s कैरेक्टर होगा 33.3%। तो जैसे कि आपको पता है sp3 में s का परसेंटेज होता है 25%, sp2 में s का परसेंटेज होता है 33.3%। ऐसे ही एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp आएगा। कैसा आएगा? sp, यानी दोनों ही कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। और यहां पर जो s का परसेंटेज आएगा वो s का परसेंटेज आएगा आपका 50%। कितना आएगा s का परसेंटेज? 50%। तो यहां से s आया, यानी s का परसेंटेज कितना है? 50%। तो एक छोटा सा बेसिक याद रखना है बच्चों आपको, छोटा सा बेसिक। और बेसिक क्या है? जब s परसेंटेज बढ़ता है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा उतना क्या होगा, एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एल्काइंस होती है, जो एल्काइंस होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक भी होगी और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगी। तो एल्काइन, देन एल्कीन और उसके बाद आता है एल्केन। तो अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जिसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यानी एल्काइन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर भी होगी। एल्कीन एल्काइन से थोड़ा कम और एल्केन का एसिडिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही कम होता है। तो एल्केन लेस एसिडिक होती है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको बिल्कुल जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये देखो, यहां से हमने टॉपिक शुरू किया, ठीक है, और यहां पे जाके हमने ये खत्म कर दिया। तो बढ़िया तरीके से नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे आईपीसी के ऊपर। आईपीसी के ऊपर बहुत बड़ी डील हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि इसे हम जीओसी में खत्म करेंगे अच्छे से। तो एल्केन में आईपीसी आपने कितनी याद रखनी है, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले एल्केन में जो सफिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो एन यूज करेंगे। सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन। तो अगर एल्केन की आईपीसी देखें तो कुछ दो चार कंपाउंड देख लेते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, ये एक एल्केन है। दूसरा हम एक एल्केन ये ले लेते हैं, CH3, CH, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। एक एल्केन हमने ले लिया बच्चों, और एक एल्केन हम यहां से ले लेते हैं, और इसमें हम लोग एक रूल आपको बता देंगे, ठीक है। तो लगभग सारा ही एल्केन का आईपीसी आपका कवर हो जाएगा। CH2, CH, एक CH3 यहां लगा देते हैं, एक CH3 यहां लगा देते हैं, और एक CH3 यहां लगा देते हैं। ये तीन कंपाउंड हैं। तो तीनों में जब आईपीसी करेंगे तो हम लोग क्या ध्यान रखना है, एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करनी होती है। तो कहीं से भी मैं इसमें नंबरिंग करूं तो चेन तो 4 तक ही जाने वाली है। पहले वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 1 2 3 4, यहां से करूं 1 2 3 4, तो 4 तक ही चेन जाने वाली है, ठीक है। तो मैं यहां से नंबरिंग करूं तो एक ही बात है, यहां से करूं एक ही बात है। तो कितना कार्बन है, 4, और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आईपीसी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। यहां चलते हैं, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो ये मिथाइल है ना, यहां से पास पड़ रहा है मुझे। मिथाइल क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहां से पास पड़ रहा है। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता तो मिथाइल को नंबर कितना मिलता, मिथाइल का नंबरिंग देखो 1 2 3, 3 नंबर मिथाइल को मिलता, जो कि गलत है, ठीक है। मिथाइल जहां से पास पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो क्या बनेगा आईपीसी, देखो 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, कैपिटल लेटर में लिखेंगे पहला, उसके बाद सारे स्मॉल लेटर। वर्ड रूट कितना है, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन। ये इसका आईपीसी हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले में, ये थोड़ा सा समझने वाला है। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1, इस कार्बन को 2 मिलेगा, इसे 3 मिलेगा, इसे 4 मिलेगा, और इसे 5 मिलेगा। तो एक तो नंबरिंग करने का तरीका ये है। अगर मैं उधर से इधर को नंबरिंग करूं, देखो इस साइड से इधर को नंबरिंग करूं, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसे 3 मिलेगा, इसे 4 मिलेगा, और इसे 5 मिलेगा। अब दोनों का सम करके देखते हैं। तो यहां से एक रूल आता है जिसे हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। ये जो लोवेस्ट सम रूल है ये कहता है कि जिसका भी, जहां से आप नंबरिंग कर रहे हो, अगर वहां से टोटल सम, अगर टोटल सम कम आता है तो उसी साइड से नंबरिंग होगी, जिस साइड से लोवेस्ट सम आएगा। तो अगर मैं ग्रीन वाले को देखूं तो ग्रीन के साइड से देखो 2 नंबर पे 2 मिथाइल लगे हैं, तो 2 + 2, और एक लगा है कितने पे, 4 पे। देखो मैं ग्रीन वाले की बात कर रहा हूं, तो ग्रीन वाले पेन से जब मैंने नंबरिंग किया है तो आप देख पा रहे हो 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, 4 नंबर पे 1 मिथाइल है, तो 2 + 2 + 4, तो टोटल सम कितना आएगा, 8 आएगा। अब मैं बात करता हूं येलो वाले की। तो जो मैंने येलो पेन से नंबरिंग किया हुआ है तो उस पे देखो 1 मिथाइल आ रहा है 2 पे, और 2 मिथाइल आ रहे हैं 4 पे, तो टोटल सम कितना होगा, 2 + 4 + 4, तो कितना हो गया, 10। तो अगर मैं देखूं तो लोवेस्ट सम यहां से आ रहा है, देखो इस जगह से,
तो ये वाली नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी, ये वाली नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट है। तो यानी ग्रीन वाला पेन से जो मैंने नंबर किया है वो सही है, और ये येलो वाला क्या है, ये गलत नंबरिंग हुआ है। तो ऊपर वाला सही है, ये लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमने बता दिया। तो लोवेस्ट सम रूल क्या बताता है कि जिस भी साइड से नंबरिंग करने पर टोटल सम सबसे कम आएगा, नंबरिंग वहीं से होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो 2 पे 2 मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 2,2 और फिर एक मिथाइल मुझे दिख रहा है 4 पे, तो कॉमा 4, कितने हैं 3, तो ट्राई मिथाइल। अब बताओ कितना वर्ड रूट है, 5, तो पेंटेन आ जाएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। तो ये हो गई आईयूपीएसी। तो इसी तरीके के बहुत सारे आईयूपीएसी आपने करने हैं, यहां से फटाफट नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कीन। एल्कीन को बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से आएंगी और कुछ नई रिएक्शन भी देंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मेशन मेथड है, सबसे पहला फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं बच्चों एल्कीन और एल्काइन, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। जितने भी एल्कीन और एल्काइंस वाले कंपाउंड आएंगे वो सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। और जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्केन, तो वहां पर हम लोग जो प्रोसेस यूज करेंगे, जो रिएक्शन यूज करेंगे, वो होती है हाइड्रोजिनेशन। तो यहां से हम जो रिएक्शन करने वाले हैं उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है उसे ही हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजिनेशन। और एडिशन कैसे करना है, किसकी प्रेजेंस पे करना है, देखो सपोज हमने एक एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दूं और किसकी प्रेजेंस ले लूं, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम ले लूं, इसमें से कोई भी रिएजेंट आप ले सकते हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे और इन्हीं की प्रेजेंस पे ये रिडक्शन होने वाला है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजिनेशन बोलो या फिर रिडक्शन बोल सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां देना है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है, दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन आप दे दीजिए, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां से बन गया एल्केन। ठीक है, अच्छा अगला नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से हमने ले ली एक एल्काइन और ट्रिपल बॉन्डेड है तो एल्काइन ले लिया। यहां से अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें किसकी प्रेजेंस पे, निकिल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो बच्चों क्या होने वाला है, मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है H2 का, तो एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, यानी पहले एल्कीन बनेगी, फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास एल्कीन आएगी। तो एक काम करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट बना देते हैं एल्कीन। तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन के एटम अपने पास हो गए, 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी यहां से भी बन जाएगी हमारे पास एल्कीन। तो यह है प्यारे बच्चों हाइड्रोजिनेशन करने का तरीका, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला मेथड तो हो गया, हाइड्रोजिनेशन से हम लोग करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट चलिए दूसरा मेथड हमारे पास आता है बच्चों, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो जो दूसरा मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से। अब एल्काइल हैलाइड को हम लोग लिखते हैं RX, क्या लिखते हैं, RX लिखते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, देखो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड ना होता क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, जिसे हमने RX कहा। तो RX कैसे बनता है, देखो अगर हमारे पास एक एल्केन का मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास बच्चों मीथेन है,
और अगर मैं इस मीथेन का रिएक्शन किसी भी हैलोजन से करा दूं, किसी भी हैलोजन से, तो मैं तो Cl2 से करा रहा हूं, आप किसी भी हैलोजन से करा सकते हैं। लेकिन जब मैं हैलोजन Cl2 ले रहा हूं तो मुझे सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, और यहां से एक हाइड्रोजन के साथ एक Cl को बाहर कर दो, तो माइनस HCl जो है ये बाई प्रोडक्ट बन गया, और यहां से एक Cl इस CH3 बचे हुए सबस्ट्रेट के साथ ऐड कर दो, तो यहां से CH3 बचा, यहां से एक Cl बचा, तो मैंने CH3Cl बनाया। यहां पे जो CH3 है ना, ये जो CH3 है इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये जो CH3 है इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया, है ना, और ये Cl हमारा हो गया हैलाइड आयन। ठीक है, ये हैलाइड हो गया। तो अब इसे हम बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड, और इसी एल्काइल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैलाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X से। इसीलिए मैंने इसको बोला एल्काइल हैलाइड को RX। यानी जब एल्केन में एक हेलोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ना, किसकी प्रेजेंस पे, या तो हीट की प्रेजेंस पे या फिर सनलाइट की प्रेजेंस पे, तो वहां से एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। यानी जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है कोई हेलोजन का एटम, तो वहां से एल्काइल हैलाइड बनता है। चलिए, तो ये तो एल्काइल हैलाइड की कहानी हो गई। अब एल्काइल हैलाइड से हम कैसे बनाएंगे, ये देखो, दो रिएक्शन है और दोनों ही रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, अगर हम 2 मोल ले लें सेम एल्काइल हैलाइड के, CH3Cl CH3Cl, मैंने दोनों ही एल्काइल हैलाइड ले ली और सेम मॉलिक्यूल लेने हैं एल्काइल हैलाइड के। पहला वाला CH3Cl लिया है तो दूसरा वाला भी CH3Cl ही लेना है। 2 मोल सोडियम के साथ आपने रिएक्शन करानी है, और यहां पर जो सॉल्वेंट लेना है आपने वो ड्राई ईथर लेना है। क्या लेना है, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट लेना है जिसमें आपने दोनों ही एल्काइल हैलाइड को डालना है और साथ में सोडियम डालना है। तो यहां से क्या होता है, यहां से 2NaCl ये बाहर जाएगा, और जो बचेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां से बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में बाई प्रोडक्ट निकला 2NaCl। समझ में आया? अब देखो यहां पर क्या किया हमने, यहां पर क्या किया, ये जो एल्केन बनी है, इस एल्केन को अगर हम बीच से ऐसे कट करें ना, डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। किसी एक प्लेन से अगर कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन। मैं सिमेट्रिकल एल्केन को इतना क्यों गौर करवा रहा हूं आपसे, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां से जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आती है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास है, अगर हम एक एल्काइल हैलाइड ले लें, अगर हम क्या करें, एक एल्काइल हैलाइड ले लें, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड को छोड़ के कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। तो अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड ले लें और इस एल्काइल हैलाइड में क्या करें, हाइड्रोजन ऐड कर दें, हाइड्रोजिनेशन करें, और ये हाइड्रोजिनेशन करें जिंक की प्रेजेंस पे और एसिडिक मीडियम में। ये जो हम लोग एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं इसका हमने हाइड्रोजिनेशन किया, जिंक की प्रेजेंस पे रिएक्शन होनी है। किसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन होनी है, इसको हटा देते हैं, जिंक की प्रेजेंस पे रिएक्शन होनी है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होनी है। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, यहां से एक Cl के साथ एक हाइड्रोजन बाहर जाएगी, एक Cl के साथ क्या जाएगी, एक हाइड्रोजन बाहर जाएगी। देखो एक Cl के साथ एक हाइड्रोजन बाहर जाएगी, तो क्या हुआ, माइनस HCl यानी प्लस HCl यहां बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जरा, एक बना CH3 और यहां से क्या जाएगा, तो CH4, और साथ में एक HCl बाहर गया। तो यहां से भी एल्केन बनने वाली है। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने करा दिया। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन H2 से, यानी एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोजिनेशन करोगे जिंक की प्रेजेंस पे एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में बच्चों, ये है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, यहां से एल्केन बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला है तीसरा मेथड।
एक और इंपॉर्टेंट मेथड फ्रॉम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों यहां से सबसे पहले आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस और पायरोलाइसिस ये दो मेथड होती हैं। पायरो का मतलब होता है हीट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, और ऐसे ही इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल को हीट की हेल्प से अगर हम उसे तोड़ते हैं या हीट की हेल्प से अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे अगर हम तोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे पायरोलाइसिस। और अगर हम किसी ऑर्गेनिक सैंपल को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को करंट की हेल्प से तोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी हो जाता है पहले, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि मेरे साथ जितने बच्चे अभी देख रहे होंगे मुझे, जो बच्चा मुझे देख रहा है वो क्लास 11th का बच्चा है, और उस बच्चे को मुझे बेसिक चीज बतानी बहुत जरूरी है। हो सकता है इंटर वाले बच्चे को ये चीज पता हो, पर 11 वाले बच्चे को हो सकता है ये चीज पता ना हो, इसलिए बताना जरूरी है। तो यहां पर बच्चों जो इलेक्ट्रो का मतलब है वो है करंट, और एक है लाइसिस, तो इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। इलेक्ट्रो का मतलब है करंट और लाइसिस होती है ब्रेकिंग। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल को अगर हम करंट की हेल्प से अगर ब्रेक करें, तोड़ दें, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तो अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करना है, तो इसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए। तो मैं एक प्यारा सा कंटेनर बना देता हूं। देखो मैंने एक कंटेनर बना दिया बड़ा सा, ये मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने रख देने हैं दो इलेक्ट्रोड। ये पहला इलेक्ट्रोड जो एनोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो कैथोड है। तो मैंने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए। मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कैसे एल्केन की फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके अंदर आपने पानी भर देना है। क्या भर देना है? पानी। चलिए पानी को हम थोड़ा सा इस कलर से दिखा देते हैं। ये इस लेयर तक आपने इसमें पानी भरा हुआ है, बीच में भी पानी भरा हुआ है, पर मैं बीच में पानी दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पर कुछ कंपाउंड को लिखना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने कहा बच्चों लेफ्ट साइड जो है वो एनोड है, और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है? वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहां ऑक्सीडेशन होता है। ये लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, और राइट में हमेशा क्या होता है? कैथोड होता है। और जहां रिडक्शन हो उस जगह को कैथोड कहा जाता है, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, सॉरी एनोड क्या होता है? वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। कैथोड क्या होता है? वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें क्या करूं, एक ऑर्गेनिक सैंपल डाल दूं, CH3COONA। मैंने क्या डाला इसके अंदर? CH3COONA। मैंने एक ऑर्गेनिक सैंपल लिया CH3COONA, जो कि एक सॉल्ट होता है, और इसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो CH3COONA, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम का सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बोलो। तो इसे मैंने पानी के अंदर डाल दिया। इसके अंदर मैंने जो भर रखा है ना, ये पानी है। इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी फिल किया हुआ है। अब इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया ये ऑर्गेनिक सैंपल। तो ये टूटेगा कैसे पानी के अंदर? ये टूटेगा दो तरीके से। देखो, एक ये देगा अपने को क्या? एक ये देगा अपने को, चेक करेंगे, देखो इधर देखो, एक ये देगा बच्चों अपने को CH3COO माइनस और Na प्लस, CH3COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, कब देगा ये CH3COO माइनस और Na प्लस? जब मैं इस बैटरी से क्या करूंगा? करंट पास करूंगा इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो अंदर रखा हुआ जो ऑर्गेनिक सैंपल है ये टूटेगा अपने आयंस में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, और करंट से हम इस ऑर्गेनिक सैंपल को तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो ये CH3CO माइनस और Na प्लस में टूटेगा। ऐसे ही इसके अंदर पानी भी है। पानी का आयन कैसे टूटेगा?
H प्लस और OH माइनस। जब आप ऊपर से करंट पास करेंगे इस सेल के अंदर तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक सैंपल है वो तो टूटेगा ही टूटेगा, उसके साथ साथ कौन टूटेगा, पानी का मॉलिक्यूल भी अपने आयन में टूटेगा। अब ये जो नेगेटिव वाले दो आयन हैं CH3 COO माइनस और OH माइनस, इसमें से ये जो CH3 COO माइनस है ये एनोड के टुवर्ड मूव करेगा और ये OH माइनस मतलब OH माइनस और CH3 COO माइनस में से पहले कौन मूव करेगा, CH3 COO माइनस मूव करेगा, क्योंकि जो CH3 COO माइनस होता है ये अनस्टेबल होता है और कैथोड की तरफ मूव करेगा H प्लस आयन। तो यहां से दो रिएक्शन निकल के आएंगे। देखो, एक रिएक्शन होगी बच्चों एनोड पे, एक रिएक्शन होगी कैथोड पे। तो मैं लिखने जा रहा हूं एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी। देखो, एनोड हाफ सेल रिएक्शन यानी एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो CH3 COO माइनस है ये क्या करेगा, यहां से इसके 2 मोल में लूंगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, तो मैं यहां तो एक ही मोल दिखा रहा हूं बट यहां मैं 2 मोल लूंगा, तो वहां भी 2 ही मोल टूटेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने 2 मोल लिए CH3 CO माइनस इस एसिटेट आयन के, तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और यहां से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, 2 CH3 यहां से मैंने बाहर कर दिए और यहां से 2 मोल CO2 भी निकलेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। तो एनोड से प्यारे बच्चों एक गैस रिलीज होगी यहां से। देखो, इस एनोड से ना यहां से गैस रिलीज होगी और उस गैस को हम लोग बोलते हैं CO2 गैस। यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होती है एनोड से। ठीक है, तो ये हमने वहां करके देख लिया, एनोड से गैस रिलीज हो रही है। अब देखो दूसरा, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे जो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं वो कैथोड पे गेन किए जाएंगे हाइड्रोजन आयन के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कहां मूव कर रहा था, देखो ये हाइड्रोजन आयन कहां मूव कर रहा है, कैथोड के टुवर्ड मूव कर रहा है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बनाया H2 गैस, एक गैस का मॉलिक्यूल यहां से बन गया। कहने का मतलब है कि कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, कैथोड से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या बनेगा, देखो नेट रिएक्शन क्या बना हमारे पास। तो अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो एक साथ लिखो, 2 CH3 COO माइनस प्लस 2 H प्लस गिव्स क्या मिलेगा यहां से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बना, 2 मोल CO2 बना जो कि गैस है और एक बना हमारे पास H2 गैस, एक H2 गैस का मॉलिक्यूल बना। तो ये बच्चों हमारी ओवरऑल नेट रिएक्शन हो गई, यहां से हमें एल्केन मिल रहा है। क्लियर है, तो हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बना दिया एल्केन। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म पूरा, ये पूरा मैकेनिज्म हो गया। मैं एक बार आपको बिल्कुल छोटा करके दिखा देता हूं, ये देखो। तो ये पूरा मैकेनिज्म है और एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो। अब मैं इसके एक शॉर्ट रिएक्शन आपको बताता हूं। चलिए इसकी एक शॉर्ट रिएक्शन देखो आप, अगर 1 नंबर या 2 नंबर में 1 नंबर में रिएक्शन पूछे तो आपने ये रिएक्शन नहीं लिखनी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, देखो इस सॉल्यूशन के अंदर अभी भी हमारे पास OH माइनस और Na प्लस बचे हुए हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं, देखो 2 Na प्लस बचेंगे। क्यों बचेंगे 2 Na प्लस, क्योंकि हमने यहां से 2 CH3 CO माइनस के आयन लिए थे, तो 2 Na प्लस बचेगा और 2 OH माइनस बचेगा। तो ये 2 Na प्लस 2 OH माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, 2 मोल NaOH के बना लेंगे। अब ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो यहां से 2 मोल बन गया NaOH का, मतलब यहां जो सॉल्यूशन बनेगा ना ये बेसिक बनेगा। कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि यहां पर बेस बच रहा है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी पूरी मैकेनिज्म है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 नंबर में अगर ये रिएक्शन आए तो कैसे लिखना है, तो आपने 2 मोल लेने हैं CH3
COONA के, 2 मोल लेने हैं पानी के H2O के, और यहां से इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। क्या करानी है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 1 नंबर में मैं लिखा रहा हूं, अगर रिएक्शन आए तो कैसे लिखना है। तो यहां से क्या बनता है बच्चों, एक बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एक बनेगी हमारी एल्कीन, और एक बनेगा हमारा 2 मोल CO2 बन जाएगा, 2 मोल CO2 जैसे आपने मैकेनिज्म में देखा था, और 1 मोल गैस हाइड्रोजन बन जाएगी, और 2 मोल बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये हो गई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये ऊपर मैं कुछ आयनिक फॉर्म में दिखा रहा हूं, और यहां हमने कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन लिख दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, समय भी काफी हो गया, लंबी वीडियो बन रही है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का प्यार है। आप लोग जब प्यार देते आते हैं तो फिर हमें और मेहनत करने की एनर्जी मिलती रहती है। तो आप लोगों से बड़ी ही मतलब एक बहुत दिल से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखें, और ऐसे ही हम आपको नई नई चीजें देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला एक और इंपॉर्टेंट मेथड देने जा रहा हूं। देखो देखो, अगला एक और इंपॉर्टेंट मेथड, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एनसीईआरटी में देखोगे तो सिर्फ शायद डीकार्बोक्सिलेशन लिखा हो, तो मैं पूरा ही लिखा दिया, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको पता ही है, जैसे मैंने इससे पहले लिखा था CH3COONA, ठीक है। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन, देखो बच्चों, अगर मैं सिर्फ कार्बोक्सिलेशन लिखता, अगर मैं क्या लिखता, कार्बोक्सिलेशन, देखो कार्बोक्सिलेशन लिखूं, तो कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ CO2, ये होता है एडिशन ऑफ CO2, एडिशन ऑफ CO2 को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। अगर मैं इसके आगे से एक छोटा सा वर्ड लगा दूं डी कार्बोक्सिलेशन, क्या लगा दूं, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब देखो, केमिस्ट्री में डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 हो जाएगा। तो अगर मैं कहीं से CO2 को निकाल रहा हूं ना, रिलीज कर रहा हूं, तो वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, या डीकार्बोक्सिलेशन, और अगर ऐड कर रहा हूं तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? चलिए, अब डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है सोडा लाइम। क्या होता है, सोडा लाइम, और सोडा लाइम क्या होता है, NaOH के साथ लेना है क्विक लाइम, CaO, तो NaOH प्लस CaO को हम कहते हैं क्विक लाइम, सॉरी सोडा लाइम। तो इस सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम लोग करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम का इस्तेमाल किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, यानी कहीं से CO2 को रिलीज करना हो। तो सोडा लाइम कहां यूज करना है आपने, ये यूज करना है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं, तो मैं सोडियम का एक सॉल्ट ले लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि है CH3COONA, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में क्या लेना है आपने, ये ले लिया, साथ में क्या लेना है, साथ में लेना है NaOH, और साथ में क्या लेना है, साथ में लेना है क्विक लाइम, क्या लेना है, क्विक लाइम, CaO। तो ये है हमारा सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO। तो यही करेगा डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे होता है डीकार्बोक्सिलेशन, आप समझते हैं। देखो, या तो CO2 इंडिविजुअल फॉर्म में बाहर निकलेगा, या CO2 किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहां पर जो CO2 रिलीज होती है वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज होगी। तो देखो Na2, यहां से CO2, और एक ऑक्सीजन यहां से ले लो, तो Na2CO3 बना, देखो बाहर क्या बना, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट बनी यहां से,
क्या बनेगी, सोडियम कार्बोनेट बनी यहां से, ठीक है। और यहां से क्या बचा, देखो यहां से CH3 बचा बच्चों, देखो CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन बची है, देखो ये, तो CH3 प्लस एक हाइड्रोजन यानी CH4, तो ये बन गई हमारे पास हमारी एल्केन जो हमने बनानी थी, एल्केन बन गई। अब एक चीज बताओ, यहां पर आपने जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था बच्चों, ये 2 कार्बन का लिया था, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, और यहां एल्केन कितने कार्बन का बना, 1 कार्बन का। तो इसका मतलब है अगर हमें कार्बन नंबर डिक्रीज करनी हो, कार्बन नंबर क्या करनी हो, डिक्रीज करनी हो, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम का इस्तेमाल करके कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन मतलब एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए नोट करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सपोज मान लो मुझे दिया हो कि प्रोपेन से, किससे, प्रोपेन टू हमको बनाना है इथेन। हमको क्या बनाना है बच्चों, प्रोपेन से इथेन बनाना है, यह है कन्वर्जन, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मुझे करना है, और कन्वर्जन किससे किसमें करना है, प्रोपेन को इथेन में कन्वर्जन करना है, यानी प्रोपेन का कन्वर्जन करना है इथेन के अंदर। तो कैसे करेंगे आओ समझते हैं। मैं यहां पर आपको सोडा लाइम का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। चलिए, तो प्रोपेन जो होता है वो होता है CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा है प्रोपेन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रोपेन को मैं रिएक्शन कराऊंगा क्लोरीन के साथ, और इसको सबसे पहले हैलाइड में कन्वर्ट करूंगा। अब ये देखो कि मैं कैसे डिक्रीज करता हूं कार्बन। प्रोसेस शायद आपको कम समझ में आए, क्लास 11th वालों को, 12th वालों को समझ में आ रही होगी। चलिए, तो यहां से क्या होता है बच्चों, देखो एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगी, एक क्लोरीन का एटम यहां से जाएगा, तो HCl बाहर गया, तो यहां से कुछ 2 डिग्री का बनेगा एल्काइल हैलाइड। कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। अब 2 डिग्री क्यों बन रहा है, 1 डिग्री क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपने पढ़ा था ना, ज्यादा स्टेबल होती है। अगर मैं ये Cl यहां पे अटैच करवाता, यहां से H निकालता, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनती, इसलिए मैंने 2 डिग्री बनाया। चलो, अगर मुझे इसे 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या ले लूं, मैं एनहाइड्रस AlCl3 ले लेता हूं, और साथ में HCl ले लेता हूं। यहां से आइसोमेरिज्म होती है, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगा, आइसोमेरिज्म होगी, और ये जो Cl एटम है ये पहले कार्बन पे चला जाएगा। आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म बन रही है, और पोजीशन आइसोमर बन गए ये दोनों। अब क्या करेंगे, यहां से मुझे बेटा ये Cl को हटाना है, OH लाना है, तो मैं एक्वस KOH का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा, एक्वस KOH का। तो एक्वस KOH क्या करता है, Cl को हटा के OH लगाएगा, यानी Cl को रिप्लेस करके हम लोग OH लगाते हैं, और यहां से बनता है बच्चों एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, बन गया एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। मैं एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं यहां पर लूंगा CrO3 प्लस कॉन्क H2SO4। मैं क्या लूंगा, CrO3 प्लस कॉन्क H2SO4। चलो मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूं इसे, इधर देखो। तो मैंने क्या लिया बेटा, यहां पे CrO3 प्लस कॉन्क H2SO4, जिसे हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये सीधे सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कितने कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का यहां से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 COOH, ठीक। अब इसका मुझे बनाना है सॉल्ट। बेटा प्रोसेस लंबा है, लेकिन अगर आपने समझ लिया ना तो भैया पूरा पूरा कंसेप्ट दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, समझ में आएगा कि सोडा लाइम का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। खाली एकेडमिक पास नहीं करना बेटा अपने को, आगे भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं। चलिए, तो यहां से मैं इसको NaOH, यानी ये तो है एसिड बच्चों, ये है एसिड, तो इसे मैं बेस के साथ रिएक्ट कर देता हूं NaOH के साथ,
तो क्या बनेगा देखो, यहां से H निकालो, यहां से OH निकालो, तो माइनस H2O बाहर होगा और क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 COONA। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, रोको, ये देखो क्या बनेगा, CH3 COONA। अब ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें यूज करेंगे सोडा लाइम, क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे सोडा लाइम प्लस NaOH और किसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी, क्विक लाइम की प्रेजेंस पे। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH और प्लस CaO यानी क्विक लाइम लिया, तो यहां से क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। कैसे निकलेगी देखो, Na2 ये रहा और CO3, तो जो रिएक्शन होगी उसमें CO2 जो निकलेगी वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलेगी, और साथ में मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक कर देखो बच्चों, यहां से क्या बचा, CH3 CH2 बचा और यहां से एक H बचा, तो यानी यहां से बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यही है हमारा बच्चों, इसी को हम बोलते हैं इथेन, पता है ना आपको, यही हमारा इथेन है। तो देखो मैंने प्रोपेन से क्या बना दिया, इथेन बना दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे आप कार्बन को कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे और देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चों, ठीक है। तो ये हमने जो मेथड बताई ना आपको, ये सारी की सारी फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कीन है। अब बढ़ते हैं